तो भाई मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने आज के 3.5 साल पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। जो डॉक्टर मेरे सामने हैं इन्होंने ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था। तो आज जैसे हम यूट्यूब पर इतने टाइम से वीडियोस डालते आ रहे हैं और आप लोग हमें फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हो और पूछते हो कि कितना खर्चा आएगा, और कभी कभार मैं खर्चा बता देता हूँ तो आप लोग एकदम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते जाते हो कि भाई 35 हज़ार में ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो आप इतना क्यों बता रहे हो। तो उसी बात को लेकर मैं आज क्लिनिक में आया हूँ और मैं सर से इस बारे में डिस्कशन भी करूँगा कि सर ये जो 35 हज़ार में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो वो आखिर कैसे संभव हो रहे हैं। देखिए क्या होता है कि 35,000 में जितने भी सेंटर्स में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उनका फ़िलॉसफी थोड़ा सा अलग होता है। उनको ये रहता है कि वो एक टीम हायर करेंगे, जो एक टेक्नीशियंस की टीम होती है, जो कई बार क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं, मतलब वो जस्ट किसी के यहाँ ट्रेंड होते हैं, उनके पास बेसिक नर्सिंग की या ओटी टेक्नीशियन की डिग्री भी नहीं होती, वो जस्ट 12th पास या ऐसे होते हैं। और वो लोग वर्क के लिए फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं, तो कोई 15,000 कोई 10,000 कुछ ऐसा अमाउंट लेके वो सर्जरी कर देते हैं। मतलब वहाँ पर डॉक्टर नहीं होगा? वहाँ पे डॉक्टर सिर्फ आपसे कंसल्ट करता है, वो अच्छा। आपको एक पैकेज देगा कि 35,000 में आपका हो जाएगा। उसके बाद वो जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता सामान यूज़ कराते हैं, जैसे जिसमें बेसिक निडल्स, फोर्सेप्स, सब चीज़ें रीयूजेबल टाइप की चीज़ें, है ना। अच्छा, मतलब कि जो पहले बार इस्तेमाल हो चुका है पेशेंट पर। हाँ, कई बार रिपीट भी कर देते हैं वो। हम्म। तो क्योंकि कॉस्ट कटिंग तो करनी है, तो कहीं ना उससे कहीं इनकम। नुकसान होता है कि ये कर सकते हैं? देखिए नुकसान दो तरह के हैं। एक, अगर इन्फेक्शन का आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे मान लो कि आप सस्ता कर रहे हो और आप ब्लड टेस्ट तक नहीं करा रहे हो, तो अगर किसी को मान लो कोई ब्लड बोर्न इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है, HIV है, तो वो दूसरे को फैलने का मतलब खतरा, ये बीमारियां फैल फैलने का खतरा। दूसरा, जैसे जैसे वो इंस्ट्रूमेंट ब्लंट होगा आपके स्किन पे, वो ज़्यादा ट्रॉमा करेगा, तो शुरुआती पेशेंट को शायद कम ट्रॉमा हो, जैसे जैसे वो रीयूज़ होता जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो एक तो वो कॉस्ट कटिंग ऐसे ही करते हैं कि सामान में, तो सामान 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपये में वो कहीं से सामान अरेंज करते हैं कि हाँ उसमें गॉज पीसेस ये सब रख लिए जो सबसे इकोनॉमिक पड़े, और किसी टेक्नीशियन से बुला के कर दिया, तो उनको मोटा मोटा 15 से 20 हज़ार का खर्च आएगा। तो 10 से 15 हज़ार उनका पर ट्रांसप्लांट तब भी बच जाएगा। अगर किसी आदमी को बैठे बैठे 10-15 हज़ार का ट्रांसप्लांट मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या बुराई है। तो जैसे आपके यहाँ करवाते इतने पेशेंट, तो ये कॉस्टली फिर क्यों पड़ जाता है? अब यहाँ पे वही चीज़ हो जाती है कि जैसे यहाँ पे डॉक्टर खुद सर्जरी कर रहा है। अब जैसे मैं या कोई भी सर्जन कहीं पे जॉब करने जाएगा तो उसका पैकेज होगा कुछ 2 लाख 3 लाख का, 5 लाख, अलग अलग तरीके से। तो उतना तो आप ये मान लो सर्जरी हो रही है या नहीं हो रही है, क्लिनिक को कॉस्ट आ रहा है ना। इसके बाद जो टेक्नीशियंस जो रहेंगे, जो टीम मेंबर्स रहेंगे, वो भी क्वालिफाइड होंगे, तो वो भी ऐसा नहीं होगा कि 5-10 हज़ार की सैलरी में वो काम कर लेंगे, वो भी एक डिसेंट सैलरी मांगेंगे, है ना। तो ये सब क्लिनिक के कॉस्टिंग आएंगे विदाउट एनी सर्जरी। अगर एक सर्जरी नहीं भी हो रही क्लिनिक पे भी, तो ये जो रूटीन फिक्स एक्सपेंसेस आएंगे, क्वालिटी मटेरियल यूज़ होगा, आप जो भी सामान लगाओगे, है ना, आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, आप लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट, तो वो कॉस्टली आएंगे, वो बहुत सस्ते नहीं मिलेंगे। आप रीयूज़ नहीं करोगे हर बार, उनकी कॉस्ट आएगी। तो ऐसे एक सर्जरी में जब सर्जरी लाइन अप होती है तो उसमें टीम का, मेडिसिन्स का, सामान जो लगता है, सर्जिकल आइटम्स का, इन सब का कॉस्ट जुड़ता है। तो एक बेसिक खर्चा निकल के आता है। जैसे मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास टीम भी है, मेरे पास सेटअप नहीं है ना, तो मैं किसी हॉस्पिटल में जाके अगर सर्जरी कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ओटी का भी चार्ज देना होगा, जो 5,000 10,000 पर डे का चार्ज होता है कि आपने एक दिन के लिए ओटी ब्लॉक की तो आपको वो भी देना है। वहाँ पे एक एनेस्थेटिस्ट हायर करना है, उसको भी चार्ज देना है। वहाँ पे आप जो नर्सिंग स्टाफ हायर करोगे उसका चार्ज होगा, आपकी जस्ट टेक्निकल टीम होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे चार्जेस लेके सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो। तो आप मान लो एक सर्जरी में 20 से 25 हज़ार तो मिनिमम कॉस्ट आता है जब आपकी रेगुलर सर्जरीज चल रही हो। अगर आप कम कर रहे हो तो कई बार आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है ना। तो ये चीज़ें रहती, इसीलिए ये उतना सस्ता नहीं हो सकता। आप खुद ही सोचो कि अगर गांव में कभी आप बीमार पड़ते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक वहाँ पे क्वालिफाइड MBBS या MD डॉक्टर को दिखाना, और एक वहाँ पे कोई कंपाउंडर होता है जो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहा होता है, ऐसे आराम से मिल जाते हैं, है ना। तो उसको,
तो आप जब डॉक्टर को दिखाते हो तो 300 रुपये 500 रुपये तो उसकी फीस होती है, उसके बाद दवाइयों का खर्चा अलग दवाइयों होता का अलग रहता है। लेकिन जब आप किसी कंपाउंडर को दिखाते हो तो शायद 50 रुपये में वो दवाई भी दे देगा, आपको इलाज भी लिख देगा, हो सकता है एक आध बॉटल भी चढ़ा दे। तो सही है। मतलब 50-100 रुपये में वो पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट पूरा कर ट्रीटमेंट हो देगा। जाता है। तो यही डिफरेंस है उन क्लिनिक्स में और यहाँ पे, कि आप एक ट्रस्ट के साथ जा सकते हो कि भाई डॉक्टर हमारी सर्जरी करने वाला है, एक क्वालिफाइड टीम हमारी सर्जरी करेगी जो इस फील्ड के लिए प्रॉपर क्वालिफाइड है। तो आपको सेफ्टी का सबसे बड़ा अश्योरेंस हो जाएगा कि आपको किसी का इन्फेक्शन नहीं लग जाएगा, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो जाएंगे, है ना। और दूसरा फिर रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर आ जाएंगे। अच्छा, जो कानपुर में हुआ था तो कहीं यही कारण तो नहीं था कि ऐसे सस्ता वाला ट्रांसप्लांट डेफिनेटली यही कारण था एक्चुअली। वहाँ पे एक नहीं 2 बार हुआ था, आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि 2 केस ऐसे हुए हैं सिमिलर, कि 2 केस की डेथ हुई। तो वहाँ पे डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते सर्जरी में, वो जस्ट आपको एक पैकेज देते हैं, अच्छा पैकेज देते हैं कि अट्रैक्ट हो जाओ आप, और उसके बाद पूरा काम टेक्नीशियंस पे डाल देते हैं। अब वहाँ अगर उनसे थोड़ी भी गलती हुई, एनेस्थीसिया की टेस्ट डोज करना भूल गए, किसी को हाइपर सेंसिटिविटी थी उसको लगा दिया, किसी का बीपी बहुत हाई जा रहा था तभी भी उसको सर्जरी में लेके एड्रेनलिन लगा दिया, तो जो दवाइयाँ उसमें यूज़ हो रही हैं उनका नॉलेज ही नहीं है। टेक्नीशियंस को कहाँ पता होगा कि एड्रेनलिन बीपी शूट कर देगा। तो ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है उसका, आपने बीपी चेक ही नहीं किया, उसके बाद आपने वो एड्रेनलिन वाला इंजेक्शन और लगा दिया तो 160 से 180, तो वो फैटल हाइपरटेंशन में चला गया, पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो ये चीज़ें पता ही नहीं चल पाती उनको कि हुआ क्यों। तो ये चीज़ें हैं कि अब जब अंडर क्वालिफाइड जगह पे आप जाते हो और कॉस्ट कटिंग होगी तो ये चीज़ें होगी ही होगी, बहुत सस्ता होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। अच्छा, जैसे हमने ये देखा है कि 35,000 की सर्जरी भी कर रहे हैं और 6 जीएफसी, पीआरबी तो ठीक ठाक है, जीएफसी भी उसमें ऐड करके दे रहे हैं। जी। तो जीएफसी कैसे दे रहे होंगे, हमें तो ये पूरा कैलकुलेशन समझ नहीं आया। देखिए वही होता है कि जैसे मैंने बताया कि अभी ये ह्यूमन में था कि आप सब स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो, आप डॉक्टर की जगह टेक्नीशियन से करा रहे हो, आप इंस्ट्रूमेंट में ना बिल्कुल सस्ते वाले यूज़ कर रहे हो, ऐसे ही ये इसमें भी होता है। पीआरपी या जीएफसी के जो स्टैंडर्ड किट्स होते हैं, जैसे आप जीएफसी में आप देखो वोकहार्ट कंपनी सबसे पहले लाई थी, उस पर एमआरपी ही 5,000 से 5,500 है। हम 10-20% 30% तक ऑफ भी मान लें तो 4,000 रुपये की तो पड़ेगी। अब 4,000 की अगर वो 6 जीएफसी देते हैं तो 24,000 तो उनका जीएफसी का कॉस्ट आ जाएगा। तो 35,000 में वो कैसे दे सकते हैं? तो ऑब्वियसली वो गलत ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी जो सस्ता डुप्लीकेट मटेरियल है वो यूज़ कर रहे हैं। तो वो पेशेंट को क्या दिखता है कि उसका ब्लड कलेक्ट हुआ, रोटेट हुआ, उसको इंजेक्ट किया, उसको अंदर की प्रोसेस नहीं दिखती, उसको ये पता नहीं चलता कि इन्होंने ट्यूब यूज़ की है कि नहीं की, नहीं अगर की भी है तो फिर पता कैसे चलेगा? हाँ, कि जीएफसी की करी है कि नॉर्मल पीआरपी की ट्यूब ले ली है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो चेंजेस कर दिए। क्योंकि वो कहाँ से करेंगे, अपनी जेब से तो पेशेंट को नहीं करेंगे कि सर्जरी भी करके दे दी और जीएफसी भी कर दी, सब कर दिया और इतना हेडेक भी लें। तो ये मेन चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो रही है तो आपको सब स्टैंडर्ड चीज़ें ही दी जाएंगी, आपको क्वालिटी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि कोई भी क्वालिटी चीज़, कोई भी क्वालिटी सर्विस किसी कॉस्ट पे ही आएगी। क्योंकि मैंने एक अपने यहाँ का कोई क्लिनिक है, वहाँ पे बहुत सस्ता करते हैं ट्रांसप्लांट, तो मैंने उस बंदे को देखा, जब उनका रिजल्ट देखा तो बहुत ज़्यादा उनको पिंपल जैसे थे और बाल बहुत दूर दूर थे उनके, तो मतलब उनका सिर पूरा दिख रहा था। मैं दूर से जैसे बस में बैठा था, मैंने उनको देखा, मैं समझ गया। मैंने उनसे पूछा क्यों ट्रांसप्लांट कराया, तो बोलने लगे कि हाँ मैंने कराया। तो मैं भी इस फील्ड में, मुझे तो पहले ही दिख जाता है। तो हमने उनसे फिर पूछा और फिर हमारे अंदर एक क्वेश्चन आया और मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑडियंस को बताऊं, क्योंकि वो एक बार चूज कर लेंगे, क्लिनिक चले जाएंगे, वो ट्रांसप्लांट करा लेंगे। तो जब इनका ये ट्रांसप्लांट खराब हो जाता है, जैसे 6,000 ग्राफ्ट की सर्जरी थी, उनका खराब हो गया, अब वो सेकेंड टाइम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे उसको ठीक? देखिए ये डिपेंड करता है डोनर एरिया पे, क्योंकि मोस्ट 6,000 ऑफ तो द ग्राफ्ट टाइम निकाले। तो हाँ ये नहीं हो पाता, क्योंकि 5 से 6,000 ग्राफ्ट अगर वो बोल रहे हैं निकाले हैं तो उन्होंने अटेम्प्ट तो किए ही होंगे, भले ही 2,000 निकले हों, लेकिन अटेम्प्ट तो 6,000 के ही होगा। ग्राफ्ट भी डैमेज कर देते हैं क्या? मतलब ग्राफ्ट भी खराब हो जाते हैं, जैसे 4,000 का बोला तो उन्होंने 5,000 निकाल दिए, 1,000 खराब कर दिया, ऐसे भी हो जाता है? ये तो रेशियो बहुत कम है एक्चुअली। टेक्नीशियन क्लिनिक में आधे से ज़्यादा ग्राफ्ट भी खराब हो सकते हैं,
तो आपको इस वीडियो में प्रॉपर समझ में आया हो कि भाई सस्ते ट्रांसप्लांट के चक्कर में मत पड़ना, चाहे ट्रांसप्लांट ही मत कराना, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने सर से कराया था और मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ, ठीक है। अपनी लाइफ में मुझे 3.5 साल आज हो चुके हैं। लोग रिस्क ले रहे हैं और फिर ख़राब करवा लेते हैं और फिर वो कभी ठीक नहीं होता। तो भाई इस टाइप की हरकत बिल्कुल मत करना, ठीक है। और बाकी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मैं वीडियोस वगैरह इस चैनल पर शेयर करते आप लोगों को आया हूँ, और भी आगे नॉलेज वाले वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।